संजीव वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज ये मेरा चौथा वीडियो है रसायन विज्ञान क्लास 10 का चौथा वीडियो है। मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चौथे वीडियो में आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे संतुलित करेंगे हम उसके बारे में आज बताएंगे। तो उस दिन हमने जो पढ़ाया था लास्ट टॉपिक था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो तो हम उस टॉपिक में बता दिए थे, बस उसी के बारे में आज जानेंगे। अगर कोई रासायनिक समीकरण बनता है तो बनने के बाद सही है या गलत है इसको हम कैसे जानते हैं, और अगर गलत है तो उसको कैसे हम सुधारते हैं, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक को जानेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है इसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। महत्व यह है कि हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है N2 प्लस H2 प्लस 2NH3। यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 है, यहाँ भी 2 है, सही है, लेकिन हाइड्रोजन देखा जाए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि अभिकारक में जितने अणु हैं क्या उत्पाद में उतने अणु हैं। अगर नहीं है तो वह रिएक्शन गलत माना जाता है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं हम इसे संतुलित करने की कई विधियां हैं, तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्न 4 विधियां हैं। निम्न 4 विधियां हैं। निम्न 4 विधियां हैं। अब उन विधियों में हम चलते हैं, एक करके बात करते हैं। पहली है अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब सिर्फ हम अनुमान लगाकर करते हैं। दूसरी विधि आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं, आयनिक विधि, आयोनाइजेशन जिसे कहते हैं। अब लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या, हाई स्कूल लेवल की बात करें तो ये तीनों विधियां आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंटर के सिलेबस में, हायर एजुकेशन में है। सिर्फ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अनुमान विधि, लेकिन हमें कुछ इसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए हम इन विधियों को लिखे हैं। बाकी आपको पढ़ने की सिर्फ अनुमान विधि की आवश्यकता है, बाकी और विधियां आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं अनुमान विधि की बात करते हैं। अनुमान विधि है क्या, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सिर्फ अनुमान टॉपिक से ही लग रहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक हम रिएक्शन लिख देते हैं। कोई रिएक्शन है यहाँ पर Cu प्लस H2SO4 gives that आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉपर जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये टॉपिक देखेंगे, क्या यह समीकरण संतुलित है। रियल में देखा जाए तो शायद यहाँ पर कॉपर देखा जाए 1 है और यहाँ पर भी कॉपर 1 है, ये तो संतुलित है। दूसरा नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर सल्फर देख लिया जाए 1 है, इस साइड सल्फर देखा जाए 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2 है। कहने का मतलब ये तो अभिकारक हो गया। अभिकारक जो होता है, अभिकारक में अणु परमाणु या यौगिकों की जो संख्या होती है वो उत्पाद के अणुओं या परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये चीज हमें देखा जाएगा। बस जितने अणु परमाणु या यौगिक अभिकारक में हैं उतने ही अणु या परमाणु इस साइड भी होना चाहिए। और परमाणु उस दिन हमने बताया था कि अभिकारक और उत्पाद में अणुओं या परमाणुओं की संख्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक लिखेंगे
कि यदि देखना, यहाँ पर थोड़ा सा देखना टॉपिक, कि आप लोगों ने एक नियम आप लोगों को जानना पड़ेगा कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम होता है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, इसी कारण हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। यदि यहाँ पर N2 + 3H2 है, यहाँ पर N2 + H2 है, अब ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2NH3 बनाता है। अब अविनाशिता का नियम ये कहता है कि जितना अभिकारक में द्रव्य था वो द्रव्य यहाँ पर लाश नहीं होगा, सिर्फ अपनी अवस्था को परिवर्तन कर लेगा, ना तो कमी होगी ना तो वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखा जाए नाइट्रोजन 2 क्लियर है, लेकिन हाइड्रोजन देखा जाए यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो वहां पर ये फेल हो जाता है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं यहाँ पर हम विधि की बात करते हैं। अब देखो विधि थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन इसको हम डिटेल में ना समझकर थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने लिखा था रिएक्शन Cu + H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब कॉपर से करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है कॉपर सल्फेट और SO2 और जल। ठीक, ये आपके सामने एक रिएक्शन है। अब देखते हैं रिएक्शन क्या संतुलित है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अनुमान विधि, सिर्फ अनुमान लगाकर हम करेंगे, ना तो इसमें ऑक्सीकरण विधि है, ना तो आयनिक विधि है, कोई विधि यहाँ पर और यूज नहीं हुई है, सिर्फ अनुमान विधि। अब यहाँ पर देखो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में, कई स्टेप है इसमें, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे समझना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जिन परमाणुओं की संख्या कम है पहले हम उसको संतुलित करते हैं। जिन परमाणुओं की संख्या कम है पहले हम उसको संतुलित करते हैं। जिन परमाणुओं की संख्या कम है सर्वप्रथम हम उसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए किन परमाणुओं की संख्या कम है, यहाँ पर कॉपर देख लीजिए, इसकी संख्या कम है, तो क्या उस साइड देखिए, अभी अभिकारक इतना पूरा हो गया, ये उत्पाद देखिए क्या इस साइड कॉपर की संख्या बराबर है, हाँ यहाँ तो कॉपर है नहीं, ना तो यहाँ है, इसमें कॉपर है, बराबर है, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं इसके बाद क्या होता है। दूसरे स्टेप में आप दूसरे को देखिए, यहाँ पर और देख लो, सल्फर की मात्रा भी कम है बाएं साइड, सल्फर को देख लो, यहाँ पर एक सल्फर है, क्या इस साइड एक सल्फर है, नहीं, एक सल्फर तो यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, तो क्या करते हैं, 2 सल्फर हो गया। अब यहाँ पर 1 सल्फर, अब यहाँ पर 2 है तो 1 को 2 कैसे करेंगे, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर 2 लगा देंगे, लगेगा तो पूरे में चेंजिंग हो, क्योंकि ये पूरा एक यौगिक ही है, तो पूरे यौगिक में चेंज हो गए, तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर भी संतुलित हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पे चले आओ। हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पर क्या है, 2 दूना 4 है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो बचा सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन देख लो इस साइड, 4 दूनी 8, 8 तो ऑक्सीजन है। अब इस साइड देखो 4, 4 2 6, 6 2 8, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है 8। अब रिएक्शन जो है पूरी तरह से संतुलित हो गया। कहने का मतलब सबसे पहले जिन परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, बाएं साइड पूरा अभिकारक होता है और दाएं साइड जो होता है उत्पाद, ये भी उत्पाद होता है। तो हम ये देखते हैं अभिकारक में जिन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है पहले उसको दोनों साइड, जितना इस साइड है देखो क्या उस साइड उतना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जितना ज्यादा है इस साइड उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ उसी में करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखा था सल्फर की कम थी, तो सल्फर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वहां पर हाइड्रोजन की हमने देख लिया, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो बचा लास्ट वाला उसको 4 दूनी 8, 4 और 2 6 और 2 8 कंप्लीट हो गया। बस यही अनुमान विधि थी और इसी हिसाब से जितने भी रिएक्शन होंगे सारे संतुलित हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं किसी न किसी विशेष गुण से एक दूसरे से भिन्न होती हैं और किसी न किसी विशेष गुण से एक दूसरे से समानता भी प्रदर्शित करती हैं। ये है भाई, अगर रासायनिक अभिक्रिया तो सारी होती हैं, लेकिन अब उन अभिक्रियाओं में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे इंसान हो गया, इंसान की कुछ ना कुछ क्वालिटी तो एक दूसरे से मैच खाती है, लेकिन कुछ क्वालिटी ऐसी होती है कि एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। उसी तरह अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है तो प्रकार का मतलब यह है कि उसके इंटरनल जो क्वालिटी होगी कुछ ना कुछ तो मैच खाएगी। भाई अगर अभिक्रिया तो सारी रासायनिक है, इसलिए कुछ ना कुछ चीजों से वो मैच खाएंगी और कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होगी कि वो क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंस होगी। तो इसी तरह अलग अलग अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो है वर्गीकरण इसका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश इसकी देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, वैसे दिख रहा है कंबाइंड होना, जहां पर अभिकारक के दो अणु कंबाइंड होकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे अभी हमने बात किया था, यहाँ पर H2 हो जाए और यहाँ पर Cl2 हो जाए, यहाँ पर दोनों आपस में ऐड हो जाए और ऐड होने के बाद निर्माण करें HCl का। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखा जाए कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, संयोग कर लिए हैं, इसलिए बन गए HCl। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में जो होता है सिर्फ जो होता है प्रोडक्ट ही बनता है, कोई बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलता। जैसे इसके पहले हमने रिएक्शन में लिखा था, जो ये रिएक्शन CuH2SO4, जब हम इसको लिखे थे तो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉपर सल्फेट SO2 प्लस जल का निर्माण हुआ था। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट तो कॉपर सल्फेट प्राप्त हुआ था, लेकिन जो सह प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में SO2 और जल का निर्माण हुआ था। लेकिन इस अभिक्रियाओं में, संयोजन अभिक्रियाओं में कोई भी बाई प्रोडक्ट इसके साथ कोई अन्य प्रोडक्ट जैसे ये दोनों निकला है ऐसा नहीं निकलता है। इसकी खासियत होती है, इसकी क्वालिटी होती है। तो लिख लेते हैं हम एक लाइन की डेफिनेशन इसमें, हम संयोजन अभिक्रिया कहते किसे, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यार इसका इंक लेके आओ, देखो, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं,
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहां तक दिख रहा है सर? कहां तक? निर्माण करते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अपक्रिया कहलाता है, कहलाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह अपक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है हमें और हमारे टेक्निकल टीम को। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अभी हमने लिखा था अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया और HCl दोनों मिलकर नवसादर का निर्माण करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। यहां पर दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए हैं। देख लीजिए यहां पर कोई इसके साथ प्लस के रूप में बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ है। अमोनिया है, ये पहला एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको डाल दीजिए। पहला एग्जाम्पल है अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हुआ? अमोनियम क्लोराइड या नवसागर जिसे कहते हैं, नवसागर जिसे कहते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं N2 + 3H2। ये देखना उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण हो रहा है तो अमोनिया पुनः इसमें टूट सकती है, वापस भी रिएक्शन होता है। ये उत्क्रमणीय दोनों साइड जो अपक्रियाएं होती हैं, ये अनुत्क्रमणीय सिर्फ एक साइड ही रिएक्शन होता है। इसी तरह अभी हमने कई प्रकार के, तीसरा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं C+O2, CO2। तीनों लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बस डेफिनेशन के साथ। लेकिन जानने के लिए हम 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप एक एग्जाम्पल लिखना बहुत है।